देखो, वैसे यह चैप्टर जो है मानव संगठन एवं मानव विकास, यह आपको इंटरमीडिएट में 2 चैप्टर में है, किंतु यह इंटरमीडिएट भी नहीं, ग्रेजुएशन और कंपटीशन के लिए जानकारी हासिल कर लेना अति आवश्यक है। तो देखो, इस चैप्टर को जब देखोगे तो इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन भी हैं, उनको देख लेना पहले, सो ज़्यादा श्रेयस्कर होगा। पहला ऑब्जेक्टिव इसमें बनता है, आयु पिरामिड के लिए सामान्य प्रयोग कौन सी बात की जाती है। तो इसमें होगा इसमें 5 या 10 वर्ष के अंतराल वाले आयु वर्ग के। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इस पर बनता है, जो पिरामिड का चौड़ा आधार तथा तेजी से पतला होता शीर्ष किस चीज़ का द्योतक होता है। तो बढ़ती ये जन्म दर और उच्च मृत्यु दर का यह द्योतक होता है। अब तीसरा है, प्रौढ़ आयु वर्ग क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, यह जो है 15 से लेकर के 59 वर्ष का है। फिर आगे ऑब्जेक्टिव बनता है, जनसंख्या का लिंग संगठन क्या है। तो उसमें देना है पुरुष और स्त्रियों के बीच जो है यह संबंध जो है वह आपको पुरुष और स्त्रियों का लिंग संगठन कहलाता है। फिर ऑब्जेक्टिव आता है, अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस प्रकार और किस आधार पर होता है। तो उसका उत्तर आएगा जो यह आपको आकार बिंदु पर आएगा। फिर देखिए, विश्व की नगरीय जनसंख्या में प्रति वर्ष वृद्धि दर किस प्रकार हो रही है या कितनी हो रही है। तो इसका उत्तर आएगा 6 करोड़। किसी देश की साक्षर जनसंख्या का अनुपात किसका सूचक होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आएगा सामाजिक एवं आर्थिक विकास का। पुनः ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होंगे उसमें है, भारत में साक्षरता दर कितने वर्ष से अधिक आयु वाले जनसंख्या के उस प्रतिशत को सूचित करता है जो पढ़ लिख सकता है। तो इसका होगा 7 वर्ष से अधिक। पुनः एशिया के नगरीय क्षेत्रों में किस कारण लिंग अनुपात भी पुरुष के अनुकूल हैं। तो यह आपको प्रारूप प्रधान प्रवास। इसके बाद अब देखिए, नगरीय और ग्रामीण में कौन से स्तर अलग अलग होते हैं। तो उसमें तो 3 प्रकार की स्थिति अलग होती है, आयु लिंग संगठन, इसके बाद व्यावसायिक संरचना एवं जनसंख्या का घनत्व। पुनः आगे देखिए, जो जापान के पिरामिड का संकीर्ण आकार और शुंडाकार शीर्ष क्या दर्शाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, यह निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर को दर्शाता है, यानी कि यह एक अस्थिरता की स्थिति को बताता है। फिर ऑस्ट्रेलिया का आयु लिंग पिरामिड किस आकार का है, जो शीर्ष की ओर शुंडाकार होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा घंटी के आकार का। पुनः आगे देखिए, जो निम्न लिंग अनुपात किसमें होती है। तो उसमें 3 देश इसमें खास करके ज़्यादा महत्ता वाली है, उसमें चीन, भारत और सऊदी अरब है। फिर देखिए, नाइजीरिया की आयु लिंग पिरामिड की आकृति क्या है। तो यह त्रिभुजाकार है। इसके बाद लोगों को निम्न में से किस आधार पर लिंग किया जा सकता है। तो वैसे तो इसके बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे, लेकिन इसमें 3 चीज़ होता है उल्लेखनीय, वो होता है आयु, लिंग और निवास स्थान। पुनः देखिए, यह आपको मानव विकास से संदर्भित बात में भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं। उसमें है, जो लोगों का परिवर्धन की प्रक्रिया और जन कल्याण के स्तर को ऊंचा उठाना क्या कहलाता है। तो उसमें है मानव विकास। वास्तव में एक ऑब्जेक्टिव और भी क्वेश्चन बनते हैं, जो मानव विकास क्या है। तो लोगों
कि परिवर्धन की प्रक्रिया और जन कल्याण के स्तर को ऊंचा उठाना सो मानव विकास कहलाता है, जिससे उसकी चेतना और आर्थिक दिशा दशा में विकास होता है। फिर है मानव विकास का मापन किस प्रकार होता है, तो वह मानव सूचकांक के द्वारा होता है। इसके बाद विश्व में भारत का मानव सूचकांक कितना है, तो 127वें नंबर पर भारत है, लेकिन इसमें भी वृद्धि हो रही है। केरल में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है, तो 90.92%, किंतु वह समय दूर नहीं है जबकि वहाँ वास्तव में 100% हो जाएगी। अब देखिए 2001 में स्त्री साक्षरता दर कितनी थी, तो वह स्त्री साक्षरता दर उस समय में तो 54 थी, 54.16, लेकिन वर्तमान समय में यह प्रतिशत बढ़ करके 70 के करीब पहुंच गई है। अब देखिए केरल का मानव सूचकांक कितना है, तो 0.638। प्राथमिक विद्यालय स्तर के आयु सीमा क्या होती है, तो 6 से 11 वर्ष। इसके बाद अब देखिए कुछ समय पहले कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, या वर्तमान समय में कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, ये तो उसमें होता है 26%। लेकिन धरातलीय स्थिति यह है जो वह आपको 21% के करीब हो चुका है अपूर्ण न्यूज के अनुसार। अब देखिए उच्च मानव समाज विकास स्तर रखने वाले देशों की संख्या लगभग कितनी है, तो वह 57। निम्न मानव विकास स्तर रखने वाले देशों की संख्या कितनी है, तो 32। मध्यम विकास स्तर रखने वाले देशों की संख्या कितनी है, 88। विश्व में अकेला ऐसा कौन सा देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता यानी कि GHN को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है, वह है भूटान। मानव विकास के उपागम कौन से होते हैं, तो उस प्रश्न के उत्तर में होगा आय उपागम, कल्याण उपागम, न्यूनतम आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम। पुनः मानव विकास का स्तर कौन सा है, तो इसमें होगा, इसमें 4 हैं, वह है क्षमता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। ये इसके 4 मापदंड है। इस तरह से दोनों मिलाकर के 29 ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। अब देखिए फिर जब हम जनसंख्या संगठन से बात करते हैं, तो जनसंख्या संगठन में एक लघु उत्तरीय प्रश्न बनता है जो सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता यानी कि GNH का संबंध किससे है, तो वह उसमें कहना होगा जो ये भूटान संसार का एकमात्र ऐसा देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता जिसे कि GNH के संकेत के रूप में देखा जाता है को विश्व की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है। इसके अनुसार प्रसन्नता की कीमत पर भौतिक प्रगति नहीं की जा सकती है। अर्थात जान लीजिए सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता हमें विकास के आध्यात्मिक, भौतिक और गुणात्मक पक्षों को सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है। फिर इस चैप्टर से लघु उत्तरीय प्रश्न बनता है, स्थानांतरण किस प्रकार लिंगानुपात को ये असंतुलित करता है, तो इस प्रश्न के उत्तर में होगा जो सामाजिक रीति रिवाज, अर्थव्यवस्था आदि के कारण स्थानांतरण व्यापक रूप से लिंगानुपात को असंतुलित कर रहा है। पहले स्त्रियों के अपेक्षा पुरुषों में स्थानांतरणशीलता अधिक थी, किंतु अब यातायात एवं संचार साधनों के विकास के कारण विकसित देशों में स्त्रियां भी स्थानांतरित होने लगी हैं। यह एक शिक्षा एवं सामाजिक गुणवत्ता का द्योतक है। तो अब देखिए संसार के औपनिवेशिक राष्ट्रों में पुरुष प्रधान प्रारंभिक स्थानांतरण के कारण स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की अधिकता है।
पुनः अब देखिए उल्लेखनीय है कि अधिकांश विकासशील देशों में लोग आजीविका की तलाश में ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास करते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में नगरीय क्षेत्र में पुरुषों की संख्या बढ़ जाती है और लिंगानुपात असंतुलित हो जाता है। आर्थिक रूप से संपन्न राष्ट्रों की स्थिति इसके विपरीत पाई जाती है। फिर इस चैप्टर से जो प्रश्न बनेंगे वह है ग्रामीण नगरीय जनसंख्या संरचना की विस्तृत व्याख्या करें, या नगरीय ग्रामीण जनसंख्या की संरचना किस प्रकार है। तो जैसे कि जानते हैं जो हमारा देश जो है सो गाँव का देश है, भारत सो गाँव का राष्ट्र है और 1921 में ग्रामीण जनसंख्या 88.80% और नगरीय जनसंख्या 11.2% थी। लेकिन इसके बाद की अवधि में देश की औद्योगिक उन्नति होने से नगरीय जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होती आ रही है। सन 1931 ईस्वी में जनसंख्या 12 प्रतिशत नगर की हो गई, यानी कि नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 12 तथा 1991 में 17.3%। 1961 में नगरीय जनसंख्या 18%, जबकि 1981 में 23.7% हो गई और 1991 की जनसंख्या के अनुसार देश में 74.3% जनसंख्या गांवों में तथा 25.72% नगरों एवं कस्बों में रहती थी। 2001 में नगरीय जनसंख्या 27.78% एवं ग्रामीण जनसंख्या 72.2% है, जबकि 2021 में ऐसा आकलन किया जाता है जो ये 30% जनसंख्या रह रहा है नगर में और 70% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में है। ग्रामीण जनसंख्या की जब बात होती है तो 19 के बाद मैंने 2021 ईस्वी की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या आपको 135 करोड़ थी, जिसमें आपको ये 84 करोड़ जनसंख्या गांव में निवास करती थी, जो कुल जनसंख्या का 70% कहा जा सकता है। इसके बाद ग्रामीण जनसंख्या के वितरण में भी पर्याप्त भिन्नता देखने को मिलती है। यहाँ हिमाचल प्रदेश सबसे अधिक ग्रामीण बसाव करने वाला राज्य है। यहाँ ग्रामीण जनसंख्या 88% के करीब है। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या दिल्ली में है, जहाँ कुल जनसंख्या का मात्र 6% लोग ही ग्रामीण क्षेत्र में हैं, अर्थात इसकी संख्या आपको 7 करोड़ के करीब है। और राष्ट्र में ग्रामीण जनसंख्या का औसत 70% है और इस राष्ट्रीय औसत से अधिक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं हिमाचल प्रदेश, बिहार, सिक्किम, असम, उड़ीसा, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड, दादरा नगर हवेली, राजस्थान, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश आदि। और शेष राज्य या केंद्र शासित प्रदेश उस राष्ट्रीय औसत से कम ग्रामीण जनसंख्या का निवास करने वाले हैं। इसमें 50% ग्रामीण जनसंख्या से अधिक के राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आता है। पुनः नगरीय जनसंख्या का जब हम अध्ययन करते हैं तो भारत में जनसंख्या की वृद्धि और आर्थिक प्रगति में सुधार के साथ साथ नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती रही है। जहां 1991 में कुल नगरीय जनसंख्या
आपको 21.72 करोड़ थी और कुल जनसंख्या का 25.72% थी। 2001 में यह 25.84 करोड़ हो गई और वर्तमान समय में तो यह बढ़ करके 30% के करीब हो गई है। इस तरह से जब हम 1901 में नगरीय जनसंख्या की बात करें तो मात्र भारत में 2.59 करोड़ थी, जबकि जब हम आकलन करते हैं तो 100 वर्षों में देश में नगरीय जनसंख्या में 9 गुने से अधिक वृद्धि हो गई है और ये 2001 में नगरों की जनसंख्या 1,0827 थी, जो बढ़ करके अब 5,300 के करीब हो गई है। अब देखिए, भारत के राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक नगरीकरण दिल्ली में है, जहां कुल जनसंख्या का 94% नगरीय है और इसके विपरीत सबसे कम नगरीय जनसंख्या हिमाचल प्रदेश का है, जहां आपको 10% के करीब आपको जनसंख्या नगरीय है। अब देखिए, जब मानव विकास की चर्चा होती है तो उससे संबंधित बात भी कुछ आ जाता है और उसमें सबसे प्रथम बात यह है कि मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो उसमें उस प्रश्न का उत्तर होगा, मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन तक पहुँच। इन तीनों क्षेत्रों में लोगों की क्षमताओं के विकास से लोगों के विकल्पों में वृद्धि होती है। इससे मानव का विकास संभव हो पाता है। स्वास्थ्य का मूल्यांकन जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से है। उच्चतर जीवन प्रत्याशा का अर्थ यह है कि लोगों के पास अधिक दीर्घ एवं अधिक स्वस्थ जीवन जीने की ज़्यादा अवसर हैं। प्रौढ़ साक्षरता दर और सकल मूल्यांकन अनुपात जो शिक्षा है तक पहुंच को प्रदर्शित करता है। संसाधनों तक पहुंच क्रय शक्ति पर निर्भर करता है। फिर आगे क्वेश्चन बनता है, मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों का नाम लिखिए। तो सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। समता का अर्थ है कि लोगों को लिंग, प्रजाति, आय इत्यादि के भेदभाव के विचार के बिना उपलब्ध अवसरों तक पहुंच समान होना चाहिए। पोषणीयता का अर्थ होता है कि अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता, जिससे कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। उत्पादकता का अर्थ लोगों की क्षमताओं का निर्माण करके मानव श्रम उत्पादकता में वृद्धि करना है। सशक्तिकरण का अर्थ होता है अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना। अब देखिए, फिर आगे क्वेश्चन बनता है, मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है। वास्तव में ये जो है उसको हम अगर आकलन करते हैं तो मानव विकास सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच जैसे प्रमुख क्षेत्रों में उपलब्धि के आधार पर देशों का क्रम तैयार करता है। यह क्रम 0 से 1 के बीच स्कोर पर आधारित होता है। मानव विकास प्रतिवेदन 2005 में अर्जित मानव विकास स्कोर के आधार पर देशों को अग्रांकित 30 समूहों में वर्गीकृत किया गया था। सबसे पहले उच्च, मध्यम और निम्न। अगर हम उच्च की बात करें तो मानव विकास का स्तर जिसका उच्च होता है, सूचकांक का स्कोर 0.8 से ऊपर रहता है और इसमें देशों की संख्या है 57। जबकि मध्यम मानव विकास का स्तर मध्यम होता है, जिसका उसका सूचकांक होता है 0.5 से 0.799 तक और इनमें देशों की संख्या 88 है। जबकि निम्न मानव विकास का जो स्तर है उसमें सूचकांक का स्कोर 0.5 से नीचे है और देशों की संख्या इसमें 82 है। मानव विकास के
महत्व को जब हम लिखें या मानव विकास के महत्व का चर्चा करें, ऐसे प्रश्न हो तो इस प्रश्न का भी उत्तर जान लीजिए। मानव विकास का महत्व देश की आर्थिक विकास एवं मानव विकास का महत्व सो निम्न रूप से हम बता सकते हैं। पहला, मानवीय विकास से राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि की जा सकती है, जबकि ये सो आपको यदि देश के योग्य कुशल प्रतिभावान व्यक्ति सो वैज्ञानिक आदि होंगे तो देश की प्राकृतिक साधनों का पूर्ण सो सकुशल ये उपयोग होगा। इसके बाद तीसरा हो जाता है मानव विकास के उत्पादन की नई तकनीकी का आविष्कार करने में सक्षम होगा। इसके अलावा श्रम न केवल उत्पादक है बल्कि उपभोक्ता भी है। वह केवल वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन ही नहीं करेगा बल्कि उपयोग भी करता है। इस तरह से श्रम वस्तुओं की और सेवाओं की मांग करता है। फिर इसमें एक क्वेश्चन बनता है, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है? तो सुन लीजिए, वृद्धि और विकास में, वृद्धि और विकास दोनों समय के संदर्भ में परिवर्तन को इंगित करता है। अंतर यह है कि वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष है, जो धनात्मक तथा ऋणात्मक हो सकती है, जबकि विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से है, जो सदैव धनात्मक और मूल्य सापेक्ष होता है। फिर आगे क्वेश्चन बनता है, नगरीय जनसंख्या से क्या अभिप्राय है? तो भारतीय जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या तात्पर्य वैसी बस्तियों से है जिसमें नगरपालिका अथवा निगम अथवा छावनी बोर्ड अथवा अधिसूचित नगरीय क्षेत्र सो सम्मिलित है। जहां कम से कम 5,000 व्यक्ति निवास करते हों, वहां के 75% श्रमिक गैर प्राथमिक कार्यों से संलग्न हो तथा जहां जनघनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हों, ऐसी बस्तियों में रहने वाले लोगों के समूह को नगरीय जनसंख्या कहा जाता है। अब देखिए, इस चैप्टर में एक क्वेश्चन यह भी बनता है, जो मानवीय क्रियाकलाप क्या है उसका वर्गीकरण करें। तो अपनी जीविका चलाने के लिए मनुष्य को कुछ न कुछ काम करना पड़ता है और उनके कार्य को मानवीय क्रियाकलाप कहा जाता है, जिससे अर्जन करने के बाद वह जीवन के विविध प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। और मानवीय आवश्यकताओं के 4 क्रम है। प्राथमिक क्रियाकलाप को प्रारंभिक व्यवसाय भी कहा जाता है, जिसके द्वारा मानव प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग करता है। कृषि कार्य में मिट्टी का प्रत्यक्ष उपयोग करता है, फसल उगाने के लिए वह कार्य करता है। इसी प्रकार जल क्षेत्रों में मछली पकड़ता है, खानों के क्षेत्र में खनिज निकालता है, वनों के क्षेत्र में लकड़ी काटता है, फल एकत्रित करता है, पशुओं से ऊन निकालता है, चमड़ा का संग्रह करता है, बाल का संग्रह करता है, खाने के संग्रह करता है, हड्डियाँ संग्रह करता है, आदि काम करके और व्यवसाय चलाते हैं, और इसे कहा जाता है प्राथमिक व्यवसाय। अब देखिए, दूसरा होता है द्वितीयक क्रियाकलाप। द्वितीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत प्रकृति प्रदत्त साधनों का प्रत्यक्ष उपयोग नहीं किया जाता है, वरन उनको साफ, परिष्कृत अथवा उनका रूप परिवर्तित कर उपयोग के योग्य बनाया जाता है। इससे उनके मूल्य में वृद्धि हो जाती है। जैसे लोहे को गलाकर इस्पात के यंत्र अथवा अन्य वस्तुओं का निर्माण करना, गेहूं से आटा और मैदा तैयार करना, कपास अथवा ऊन से रेशम कपड़ा या सूती कपड़ा तैयार करना, और लकड़ी से फर्नीचर तैयार करना। एक होता है आपको चतुर्थक क्रियाकलाप। चतुर्थक क्रियाकलाप ये खास करके और तृतीय चतुर्थक क्रियाकलाप को ही पहले जान लीजिए। चतुर्थक क्रियाकलाप के अंतर्गत अप्रत्यक्ष सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें शिक्षण, नेतागिरी, अनुसंधान का कार्य और संगीत। और तृतीय क्रियाकलाप जो होता है उसमें आपको जैसे कोई वकालत कर रहा है, कोई अगर चिकित्सा का कार्य कर रहा है, उस तरह के कार्य या व्यवसाय में उत्कृष्ट प्रकार का व्यवसाय कर रहा है, उसको सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार से क्रियाकलाप को तो वैसे 3 रूप कहा है, लेकिन वास्तव में 4 रूपों के वर्ग में इसे वितरित किया जा सकता है। तो अब एक क्वेश्चन, मानव विकास शब्द से आपका क्या अभिप्राय
है? तो इस प्रश्न के उत्तर में हम देखेंगे जो मानव विकास से तात्पर्य लोगों के विकल्पों को विकसित करने और परिवर्तित करने की प्रक्रिया से है। अर्थात मानव के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक विकास के विकल्पों को परिवर्तित करने की प्रक्रिया वास्तव में मानव विकास है। 1980 ईस्वी के दशक के पहले तक किसी देश के विकास के स्तर को केवल आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में मापा जाता था, किंतु इस वृद्धि का अधिकांश लोगों के जीवन में परिवर्तन से कोई संबंध नहीं था। मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उल हक, जो पाकिस्तान के एक बड़े अर्थशास्त्री थे, 1990 ईस्वी में किया। इसके सोच एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। अपने मानव विकास के सूचकांक तैयार किया, जिसका उपयोग संयुक्त राष्ट्र संघ 1990 ईस्वी में प्रति वर्ष प्रकाशित होने वाली मानव विकास रिपोर्ट में किया। डॉक्टर हक के अनुसार विकास लोगों के लिए विकल्पों का विस्तार है। इस अवधारणा के अनुसार मानव विकास के लोगों को विकल्पों में वृद्धि करना तथा उनके जीवन में सुधार लाता है। अब देखिए, इनके साथ देने वाले हमारे एक अर्थशास्त्री जो नोबेल पुरस्कार भी पाया, अमर्त्य सेन थे। अब सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु मानव को माना गया। यह विकल्प परिवर्तनशील होता है। विकास का मूल उद्देश्य ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना है जिससे लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। सार्थक जीवन का अर्थ होता है मानव स्वस्थ हों, अपने विवेक और बुद्धि के विकास को तत्परता से कर रहे हों, वे समाज में सहभागिता करते हों, अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र हों। दीर्घ और स्वस्थ जीवन जीना, ज्ञान प्राप्त करना तथा एक शिष्ट जीवन जीने के पर्याप्त साधनों का होना मानव विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। ज्ञातव्य है कि संसाधन तक पहुंच, स्वास्थ्य और शिक्षा मानव जीवन का अति महत्वपूर्ण केंद्र है और केंद्र बिंदु है, लेकिन इसके लिए मनुष्य की क्षमता, स्वतंत्रता का विकास करना चाहिए और यह होना अति आवश्यक है। इनका अभाव मानव विकास के लिए बाधक होता है। मानव विकास के 4 स्तंभ है: समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। ये 4 उपागम अति महत्ता वाली हैं। देखो, वैसे